अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सानिया जाफर एक्सप्रेस के हवाले पर, जिस पर कौमी असम्बली में मुत्तफिका करारदाद को मंजूर किया गया है। इस करारदाद के मतन में ये कहा गया है कि ऐवान जाफर एक्सप्रेस वाक़े और तमाम दहशतगर्द वाक़यात की मजम्मत करता है। ऐसे तमाम नजरियात जो कौमी सलामती के मुतसादिम हैं, उन्हें फैलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वजीर दिफा हाजा आसिफ का कहना था कि हमारे जवानों ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि जाफर एक्सप्रेस हमले पर पीटीआई के सोशल मीडिया ने मनफी किरदार अदा किया है। दहशतगर्दों ने निहत्ते मुसाफिरों को निशाना बनाया। पीटीआई सोशल मीडिया ब्रिगेड ने दहशतगर्दों को क्रेडिट दिया। सोशल मीडिया पर कहा गया कि दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को खुद छोड़ा है। साजिश करने वाले पीटीआई के सोशल मीडिया के लोग ओवरसीज हैं और ये भगोड़े हैं, बाहर बैठकर साजिशें कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दों का कोई नजरिया नहीं, इनका मकसद सिर्फ दहशत फैलाना है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कोई नया मसला नहीं है, बल्कि ये एक पुराना चैलेंज है जिसने मुल्क को बेशुमार नुकसान पहुंचाया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल पर एक आला सतह इजलास की सदारत भी की और गुफ्तगू में कहा कि सानिया जाफर एक्सप्रेस पर पूरी कौम अश्कबार है। पाक फौज के जवान बलोचिस्तान और केपी में दिन रात कुर्बानियां दे रहे हैं। वजीर आजम ने इमरान खान की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक टोला मुल्क को इंतशार का शिकार कर रहा है। तालिबान से रिश्ता बनाने वालों ने हजारों तालिबान को रिहा किया। पाकिस्तान फौज के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि प्रोपेगेंडा करने वालों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जवानों के खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडे की हरगिज हम इजाजत नहीं देंगे। बड़ा ही वाज़ेह पैगाम एक मरतबा फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दिया है इन दहशतगर्दों के खिलाफ और इन दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ भी। इसी पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान है महमूद मौलवी साहब। उनको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, उम्मीद है कि मिजाज बखैर आफियत होंगे। ये एक बड़ा अंधोनाक वाकया है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम अक्सर व पेशतर इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के हवाले से, हमलों के हवाले से बात कर रहे होते हैं टीवी प्रोग्राम्स के अंदर बैठकर। साथ ही साथ उस प्रोपेगेंडे को जो कर रहे दुश्मन मुल्क के अंदर बैठकर बाहर के लोगों को इस्तेमाल कर कर उनको भी किसी तरीके से जवाब देने की कोशिश कर रहे होते हैं। कहाँ पर सर अभी भी हम गलती कर रहे हैं, कहाँ पर कोताही कर रहे हैं कि ये दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं पीछे जाने की बजाय? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम एज पाकिस्तानी जो है, हम में से कुछ लोग जो हैं इन दहशतगर्दों को या टेररिस्ट को वो बाहर बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ से भी उनको कंडेम नहीं कर रहे। मैं जिस इमरान खान साहब को जानता था वो हमेशा फौज के शाना बशाना रहना चाहते थे और जो है मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैंने कल उनका वो ट्वीट मैसेज देखा जहाँ पे उन्होंने ज़रा सा भी जो है इसको कंडेम नहीं किया और जो है मतलब इसके ऊपर बात ही नहीं की पीटीआई वालों ने। बड़े देखें, उसकी वजह ये है कि ये जो सानिया हुआ है ये जो है पूरी कौम के लिए एक सानिया है। देखें, ये लोगों को देखें, ये तो मैं अपने पाकिस्तानी फौज खराज जो है अकीदत पेश करता हूँ कि ये इन्होंने, ठीक है ना, इतनी बहादुरी से इस चीज़ को सॉल्व किया। और वरना अगर आप जो है सोशल मीडिया को देख रहे होते हैं या जो है इनको जो जिस हिसाब से सोशल मीडिया नेगेटिव चीज़ें फैला रहा था और नेगेटिव फुटेज दिखा रहा था, ये काबिल मुजम्मत है। उसकी वजह ये कि ये हमारे लोगों, अपने लोगों के मोराल डाउन कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत से लोग सोच रहे थे कि इंटरनेशनल जो है लोग इनको जो है हमारे पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे, मगर आप देखें हर मुल्क ने इसको जो है मैं कहता हूँ इसको कंडेम किया और इवन चाइना ने, हर मुल्क ने इसको कंडेम किया कि जी टेररिज्म को कौन सा मुल्क एक्सेप्ट करता है। और जो कुछ लोगों का मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, जिस हिसाब से वो बात कर रहे थे, ये हम जा कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से देखें, गवर्नमेंट को और इस्टेब्लिशमेंट को
इस वक्त ये बहुत सख्त इकदाम लेने पड़ेंगे कि टेररिज्म इस मुल्क से खत्म हो। टेररिज्म इज नॉट एक्सेप्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उसकी वजह यह है कि देखें, सियासी गुफ्तगू अलग है, सियासी एहतजाज अलग है, सियासी नाराजगियां अलग वो है, बिल्कुल एक मगर अलग मैटर है दहशत सर, गर्दी को आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और उसका हक मौजूद है। आइन कानून हर तरह से हक देता है कि ठीक है आप वो करें, लेकिन ये कहां पर लिखा है कि आप एक जमात, एक तंजीम, एक अस्करी जमात बन जाए, अस्करी विंग बन जाए, एक दहशतगर्द तंजीम बन जाए और लोगों के हुकूक की जंग लड़ना शुरू कर दें। सर इजाजत दीजिएगा, अहमद उवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। हम गुफ्तगू कर रहे हैं इसी सानहे के हवाले से, जाफर एक्सप्रेस का वाकया और उसके बाद जो चीज़ें हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर या इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से इस वाक़े को पेश किया जा रहा है, जो उन दहशतगर्दों की वीडियोज़ हैं वो दिखाई जा रही हैं और कहीं ना कहीं ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है, ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि दहशतगर्दों ने खुद ही छोड़ दिया उन लोगों को जिनको यरगमाल बनाया था और हमारी फोर्सेस ने कुछ भी नहीं किया, कोई क्रेडिट नहीं है उनका, वो कोई काम नहीं कर सकते। मतलब ये क्या नैरेटिव सर आप देख रहे हैं कि बिल्ट हो रहा है और ये कितना खतरनाक है हमारे लिए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया और ये तो बड़ा तकलीफदेह है। मैं तो पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि मुझे तो ये देखकर, ये सुनकर, ये सोच के भी तकलीफ होती है कि जो आर्म फोर्सेस का जो डेकेड्स ओल्ड पाकिस्तान के अंदर एक हीरो का इमेज था, वो डिस्टॉर्ट होके एक विलन का इमेज बन रहा है। तो ये खतरनाक तरीन सूरत हाल है। देखिए, हमारे दुश्मन जो है ना, इस वक्त इंडिया सबसे बड़ा दुश्मन है और इजराइल और इंडिया की गठजोड़ के साथ जो पाकिस्तान पे उन्होंने एक टू प्रोन अटैक किया हुआ है, अभी आपको गौर कीजिएगा। और वो अटैक ये है कि टू डिस्ट्रॉय इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, टू डिसग्रेस आर्म फोर्सेस इन द आई ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत हमें, आर्म फोर्सेस को और हुकूमत को करनी चाहिए थी कि ये दो तरफ से जो हमारे बैरूनी हमलावर जो है, मुखालिफिन, दुश्मन हमला किया है, इसको रोकने के लिए हमें क्या हिकमत अमली करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने कभी इसको बहुत तवज्जो ही नहीं दी जी। और तवज्जो न देने का बायस है कि हमने बगैर सोचे समझे शॉर्ट टर्म प्लान करके, जिसमें हमें गेन होना है, शॉर्ट टर्म गेन को सामने रखते हुए हम ये सारी पॉलिसीज को अडॉप्ट करते रहे हैं और जिसका नुकसान हुआ है। देखिए, इमेज जो है ना, हीरो का इमेज तभी बरकरार रहता है कि आप जो पॉलिटिक्स की जो गंदगी है हमारे यहाँ पर और जो जिस अंदाज में हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियन जो है वो चलते रहे हैं, उनके अंदर अपने आप को उनसे मुलविस ना होने दें, उनसे अलग रख के उसको सुलझाने की कोशिश करें। मतलब आपको मैं एक मिसाल देता हूँ जी। पास्ट में यहाँ मार्शल लॉ भी लगे, मार्शल लॉ की अपनी कोताहियां, तबाहियां भी आई, अच्छाइयों भी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन एक चीज सामने हुई कि पाकिस्तान में अब से पहले के जितने वाकयात हैं, फौज ने कभी अनपॉपुलर रोल प्ले नहीं किया पाकिस्तान के अंदर, एंड दे रिमेन पॉपुलर एज फार एज पीपल ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न्ड। बिल्कुल, ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि फौज में इस हुकूमत के साथ मिलके ये इलेक्शन के रिगिंग और ये सारे मैटर में ये चार्ज जो इन पर लग गया है, इसको धोना चाहिए। इट हैज टू बी वॉश्ड आउट, बजाय इसके कि हम जो एकदम एक को दुश्मन बना के उसके ऊपर स्ट्राइक करना शुरू कर देंगे तो ये बात बढ़ती चली जाएगी। ये बड़ी तकलीफ है और बड़ी इंटेलिजेंटली इसको हैंडल करने की जरूरत है। ये जो है वो ये फ्रॉन फॉर फ्रॉन और वो जो है वर्ड टू वर्ड हम एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हो जाए तो ये बड़ी तकलीफ है। मतलब इसको आई कैन नेवर अप्रूव सच थिंग्स। लेकिन एक ये सबसे लीथल अटैक है जो पाकिस्तान के ऊपर उधर से हुआ है और हम उसके विक्टिम बन रहे हैं और हम सोच नहीं रहे हैं इस बात का। मतलब मैं अनवार काकर, ये जो है अनवारुल्लाह काकर साहब चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर थे, ये केयर टेकर, उनके ऊपर कौन सी ऐसी कानून ने ये उनको ये अथॉरिटी दी थी कि आप एकदम से ऐलान कर दें कि ये अफगानियों को निकाल दो यहाँ। ये काम हुकूमत का था। जब इलेक्शन के बाद हुकूमत बनती, वो अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ ये सेंसिटिव इशू था, उनसे बातचीत करते, एक दफा नाकाम बातचीत होती, 2 दफा, 4 दफा, 10 दफा, और उनसे सेटल करके आराम आराम से उनको निकालती, क्योंकि आपको पता था कि इंडिया जो है अफगानिस्तान के साथ रवाबत बना के सब इसलिए बैठा हुआ कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। अमेरिकन अपना असला छोड़ के इसीलिए चले गए हुए हैं
कि ये असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगा। हमें ये इन चीजों का अदराक होना चाहिए। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली कि हमारी तरफ से भी इतनी ग्लेरिंग किस्म की कोताहियां हैं, गलतियां हैं, और जो कुछ सोशल मीडिया ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं है। अहमद उवैस साहब, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप जानते हैं कि अब जो वुज़रा के बयानात है वो भी आपके सामने हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो जो क्रेडिट खान साहब को दिया वो एक तरफ अगर हम रख भी देते हैं, तो जो सोशल मीडिया ब्रिगेड कर रही है, एक नैरेटिव अब बिल्ड होता जा रहा है दिन गुजरने के साथ साथ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम है, ये सोशल मीडिया विंग है, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। कंट्रोल में नहीं है। मैं आपको पूरी अपने इल्म की बुनियाद पे अथॉरिटेटिवली ये बात कह रहा हूँ कि ये जो कुछ सोशल मीडिया में हो रहा है, ये बिल्कुल कोई पीटीआई का ना कुछ कायदा, कोई सेल बना हुआ है कि उनको कंट्रोल कर रहा है या वहां से कोई उनको हिदायत मिल रही है, बिल्कुल गलत। अच्छा, तो फिर सर वो वीडियोस कहां से आई जो इंडियन मीडिया चला रहा था? वो इंडियन मीडिया के पास वो वीडियोस थी, वो फुटेजेस थी जो, और साथ ही साथ वो उस तरफ इंडियन मीडिया चला रहा था और इस तरफ सोशल मीडिया पर पीटीआई के लोग चला रहे थे। वो फिर वीडियोस कहां आई? हमारे पास तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं थे, किसी भी चैनल पे नहीं थी, वो उनके पास एक्सेस कहां से आया उसका? यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तमाम जो है इंडिपेंडेंटली जो लोग जो हैं, जो ग्रुप बने हुए हैं, जैसे भी कर रहे हैं, पीटीआई की कोई कमांड इनके साथ जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होके उधर से ये चीज नहीं हो रही है। ये अनफॉर्चुनेट ये हालात जिस किस्म के बन गए हैं। देखिए, आप पॉलिटिक्स पाकिस्तान की कितनी खराब अंदाज में चल रही है पिछले कुछ अरसे से, और इस बुरे पॉलिटिक्स में जब आप मुलविस होंगे तो आपके ऊपर जो वो कीचड़ तो उछलेगा ना। तो फिर ख्याल भी तो करना चाहिए ना सर। विद ड्यू रिस्पेक्ट अहमद उवैस साहब, फिर ख्याल भी तो करना होता है जब हालात सेंसिटिव होते हैं ना, मैटर थोड़े से डेंजरस हो जाते हैं, तो फिर आपको एक स्टेप बैक लेना होता है, फ्रंट फुट पे नहीं आना होता और ऐसी चीजों से अवॉइड करना होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। देखें, वो सूरत हाल देखें, पहली बात हुई है कि जब ये इलेक्शन हुए हैं ना, उस वक्त भी आपको पता है कि पिछले काफी अरसे से ये बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं है। ये बिल्कुल वहां पे ये इंसर्जेंस मूवमेंट जो है, ये जो बलूचिस्तान की ये जो लिबरेशन मूवमेंट वगैरह जो बनी पड़ी है, ये पीछे से कोई इनको बकायदा पैम्पर करता है, कोई इनको फीड करता है कि चल रही है। चाहिए ये था कि आप बाकी मुल्क में इलेक्शन रिगिंग हुए कराए जो हुआ, बलूचिस्तान के ऊपर एहतियात करनी चाहिए थी। यहाँ पर आप फेयर इलेक्शन करवाते और फेयर इलेक्शन के बाद जो सीनियर मोस्ट वहां के जो लोग पॉलिटिशियन हैं उनको चांस दिया जाता है कि वो इलेक्ट होकर सामने आए। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात की है। तो वैसे अब यही सवाल महमूद मौलवी साहब के सामने रखूंगी। सर, ये जो बात करें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए था, वही नुमाइंदगान वहां पर आने चाहिए थे, आप समझते हैं और वाकई समझते हैं अपने पूरे तजुर्बे की बुनियाद पर कि इस मसले का हल सिर्फ और सिर्फ यही है? क्योंकि ये देरीना मसला चलता आ रहा है, हुकूमतों की तब्दीली के बाद भी ये मसाइल हल नहीं हुए, तो क्या मैं ये समझूं या ये अखज़ करूं कि तब से लेकर अब तक कोई भी ऐसी नुमाइंदा जमात, नुमाइंदा हुकूमत नहीं आई जो बलूचिस्तान के मसाइल को हल कर सके? सर देखिए, मैं ओवैस साहब से कुछ चीज़ों पे इत्तेफाक नहीं करूंगा। देखिए, बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक करता हूं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, मगर इस वक्त जब टेररिज्म होता है ना, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पीटीआई इसको आके अपने ट्विटर से कंडेम करती। ठीक है, इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, उसमें भी कंडेम नहीं किया। मेरे भाई भी अभी इतनी देर बात कर रहे थे, ठीक है ना, वो बिल्कुल ये कह रहे थे, मगर वो सारा कुछ ये डाल रहे हैं कि जी इलेक्शन रिग हुआ, इसलिए हुआ, उसलिए हुआ। देखिए, वी हैव टू बी वेरी स्ट्रेट ऑन इट, आइदर वी आर विद देम और अगेंस्ट देम। इफ वी आर अगेंस्ट देम तो हमको ओपनली इनको कंडेम करना चाहिए, हम इसको घुमा फिरा के बात नहीं करें। आइदर हम कहें कि ये टेररिज्म सही है या गलत है, अगर ये गलत है तो हम इसको कंडेम करें। पॉलिटिक्स और इलेक्शन इज अ सेपरेट इशू। देखिए ना, इलेक्शन के ऊपर बिल्कुल रिगिंग हुई है। इलेक्शन जो है पहली दफा रिग नहीं हो रहे पाकिस्तान में, 2018 में भी हुए। इलेक्शन बिल्कुल फ्री एंड फेयर होना चाहिए, इन सबको अपने हुकूक मिलने। मैं इसका जवाब दूंगा अभी आपको, मगर किसी कॉस्ट के ऊपर टेररिज्म एक्सेप्टेबल नहीं है। उसकी वजह देखें ना, पीटीआई ने कल 2 मैसेजेस किए, उसके ऊपर किसी मैसेज में उन्होंने इसको कंडेम नहीं किया, किसी मैसेज में फौज को बूस्ट करने की बात नहीं की। देखिए ना, प्रॉब्लम यह है कि 45 मतलब जो है इन्होंने 400 तकरीबन 400 लोगों को रिलीफ कराया, उसके बाद भी ये एक अप्रिसिएशन का तो छोड़े, उस चीज को कंडेम तो करें।
देखिए वी कैनॉट, हम जो है इसके ऊपर हम बहस ना करें। देखिए मैं आपको आपकी जो बात कर रहे हैं ना, पहले आउट राइटली मैं आपको यहाँ बता दूं, आउट राइटली मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए नेशनलिस्ट, आई बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनी पॉलिटिकल व्यू, मैं पाकिस्तान की तरफ किसी गैर ताकत का एक हाथ भी उठता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इट हैज टू बी वेरी स्ट्रांगली रिपेल्ड। ऐसा अटैक हो, टेररिस्ट अटैक हो, किसी किस्म का हो, ये तो बात ही नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जब हालात खराब होते हैं तो रूट कॉज को पकड़ने की कोशिश करें, ना सिर्फ कि आप एकदम से शॉर्ट साइटेडनेस दिखाएं और आप सिर्फ उस वक्त कहें कि हमने अब ताकत इस्तेमाल कर ली, देखो उड़ा के रख दिया। ये हल नहीं है। आज यहां से उड़ा दिया कर, उधर से एक तो और चलाएगा। हम उस रूट कॉज को पकड़ने की कोशिश करें, उसके लिए हम चाहे कितना झुकना पड़े या कितनी ताकत इस्तेमाल करनी पड़े या कितनी डिप्लोमेसी इस्तेमाल करनी पड़े, हम हर अपने जो अच्छा डिप्लोमेटिक चैनल है उसको इस्तेमाल करें किसी तरीके से भी। क्योंकि देखिए ये हमला कहां से होता है, ये अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में इंडिया के वहां पे कोई बिजनेस है हब तो नहीं है, कितने उन्होंने कॉन्सुलेट ऑफिस बनाए हैं, पैसा इंडिया का इस्तेमाल हो रहा है, असला अमेरिका का इस्तेमाल हो रहा है। लिहाजा इजराइल को आप रूल आउट नहीं कर सकते कि पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना। पाकिस्तान को क्यों डिस्ट्रॉय करना? कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर पाकिस्तान एंड स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस का पाकिस्तान जो है वो इंडिया को और इजराइल को सूट नहीं करता, क्योंकि इसके बगैर इंडिया जो है वो मिनी सुपर पावर का रोल साउथ एशिया में नहीं प्ले कर सकता। ये नई तब्दीली आ रही है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और ये हम समझ नहीं रहे हैं इस बात को। हम उनके लिए इजी प्रे बन रहे हैं, उन्हीं के हाथों में खेले जा रहे हैं। वही चीज जो चाह रहे हैं अनबिटिंग और अनबिटिंग भी हमारे अंदर वही चीज हो रही है। आप देखें जब 2 महीनों में पीडीएम की हुकूमत आई है, हमारी इकोनॉमी कहां से कहां चली गई 2 महीनों के 16 महीनों के अंदर। 9 मई के वाकये का उछालते, 9 मई के वाकये से बहुत बड़ा वाकया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले का वाकया था, उसका कोई नाम नहीं लेता। इसमें आर्म फोर्सेस को हम तो खुद बदनाम करने पे तुले में, फोर्सेस को तो ये काम नहीं था। ये डिप्लोमेसी तो इन गलत किस्म का सियासतदानों ने तबाह कर दिया, उनको मुलव्वस कर दिया बीच में। वो अलग रहते, उनकी एक हैसियत थी, लेकिन आयन के अंदर जो उन्होंने तरीकेकार रख दिया है कि जो उसमें से तजावत कोई ना करे, ये पाबंदी हर एक पर लगनी चाहिए ताकि ये हैसियत हर एक की बरकरार रहे। ये सटल पॉलिटिक्स है, खतरनाक किस्म की गेम पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है। अल्लाह करे कि हम इससे अच्छे तरीके से निजीद आजमा हो, और इसको समझना भी बहुत जरूरी है सर। इसकी बहुत जरूरी है एग्जैक्टली कि अगर हुदूद कुयूद मुतय्यन है, मौजूद है आइन और कानून में, तो फिर उन्हीं के अंदर रहते हुए हर इदारा और हर शख्स अपना काम करे तो ज्यादा बेहतर होगा। इस बात से मैं आपके बिल्कुल अग्री करती हूँ। महमूद मौलवी साहब, सवाल ये भी है जो ये फरमा रहे हैं अहमद उवैस साहब, मैं उससे अग्री करती हूँ, आप भी बता दीजिए उस पर अपना जवाब। लेकिन साथ एक सवाल ले लीजिए कि जब भी इस तरह को कोई अनफॉर्चुनेट वाकया होता है तो फौज के साथ तो हमें हिमायत करनी होती है ना, गलतियां क्या हैं, मसाइल क्या हैं, उनको थोड़ा सा पसे पुश डालें और उस वक्त जब ज़रूरत है उनको सपोर्ट की, अपनी कौम की, अपने लोगों की, पाकिस्तानियों की, तो उनके खिलाफ ट्रेंड ना चलाएं। खुदारा हम बाकायदा तौर पर अगर ट्रेंड चलाए जाते हैं, तस्वीरें लगाकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, फौज का नाम लेकर हैशटैग्स यूज किए, पाकिस्तान का हम ही ये काम करे, नहीं कर सकता कोई, बहुत तकलीफ है। अच्छा ठीक है। ये महमूद मौलवी साहब से सर ये मेरा सवाल है कि इस तरह तनकीद करने से कितना मोराल डाउन होता है अपने जवानों का, जो लड़ रहे होते हैं अपनी जानों की परवाह किए बगैर, हर महाज पर निकल पड़ते हैं। सर देखिए, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करूंगा, और अवैस साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये इसको कंडेम होना चाहिए और हमको फौज के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं तो अब भी कहूँगा, देखिए अवैस साहब एक बिल्कुल समझे और अच्छे सियासतदान हैं, सुलझे हुए सियासतदान हैं, उन्होंने बड़ी सही बात की। मगर मैं फिर कहूँगा कि अवैस साहब को अपनी पार्टी को कहना चाहिए कि देखें वो जो है इस बुरे वक्त के अंदर फौज के साथ होना चाहिए उनको, और फौज का मोरल बूस्ट करना चाहिए। और जो मैसेजेस आ रहे थे, देखें जो ट्विटर, पीटीआई का ट्विटर है, सब लोग, मैं भी पुराना पीटीआई का मतलब कारकुन रह चुका हूँ, ओपनली कह रहा हूँ, हम कभी भी, मैं आपको बता दूं कि हमेशा हम फौज के शाना बशाना खड़े थे। 2018 में हम जो है फौज के साथ हर तरह खड़े थे, चाहे वो इलेक्शंस में हो,
चाहे वो कोई दहशतगर्दी का वाकया हो। तो आज मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि उनको जो है फौज के जो है जो भी पीटीआई के कुछ लोग आप कहें जो बाहर बैठे हैं या कुछ लोग आगे पीछे हैं, वो अगर जो है फौज के अगेंस्ट जा रहे हैं और फौज के खिलाफ पोस्टर्स बना रहे हैं और फौज के खिलाफ ये टिकटुक वगैरह जो भी बना रहे हैं, इसको कंडेम क्यों नहीं करते, इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? देखिए ना, मेरा अफसोस ये हुआ कि कल जो है मैंने हालांकि ट्वीट भी किया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि खान साहब का जब ट्वीट आएगा उसमें इनको कंडेम नहीं किया जाएगा इस टेररिज्म। खान साहब शुड हैव कंडेम्ड दिस टेररिज्म, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमेशा से वो टेररिज्म को कंडेम करते रहे हैं, पूरी पीटीआई हमेशा टेररिज्म को कंडेम करती रही है, हमेशा वो फौज के जो है शाना बशाना खड़े हुए, हमेशा वो फौज की तारीफ करते रहे। आज सियासत को अलग रखें, मैं कह रहा हूँ सियासत में बहुत सी चीजें गलत हुई हैं, सियासी इश्यूज हैं, बट एट द टाइम ऑफ क्राइसिस सारी कौम को एक होना चाहिए, स्पेशली टेररिज्म के अगेंस्ट। ये मेरा मौक़िफ़ है। ठीक, बिल्कुल ठीक है महमूद मौलवी साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन अगर अहमद उवैस साहब हम इसी बात को आगे बढ़ाकर चलें कि जब कोई भी हुकूमत की बात हो रही है ना, सियासतदानों की बात हो रही है, जब वो हुकूमती जमात होती है इक़्तिदार में, तो आर्मी चीफ साहब ज़ाहिर है एक बाप की हैसियत इख्तियार कर जाते हैं, बड़ा रुतबा रखते हैं, ISPR पूरे की पूरी कौम को संभाल रहा होता है, पूरे मुल्क को संभाल रहा होता है, क्या जाना है क्या नहीं जाना है, और जो आर्मी के खिलाफ बात करता है वो गद्दार होता है। ये जब पूरे का पूरा सिनेरियो होता है, लेकिन वही जमात जब अपोजिशन में बैठी होती है तो फिर वो चेंज क्यों हो जाता है नैरेटिव, उसी फौज के खिलाफ, उसी ISPR के खिलाफ, उन्हीं लोगों के खिलाफ। निकलना पड़ेगा बेटा, मैं आपको बताऊं, ये दोनों चीजें गलत है ना। देखिए बात सुनिए, जी जी, ये दोनों बातें गलत हैं असल में। ना आर्मी चीफ को अपनी कौम का बाप बनाओ, वो एक लिम ऑफ द गवर्नमेंट है। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन को जब तक अहमियत नहीं देंगे ना, निजाम नहीं चलेगा। जो मुल्क आगे निकल गए हैं, आप भी इंडिया की मिसाल लेना, हमारे सामने इतनी बड़ी इकॉनमी बन गई है, आपके सामने है। वहां पे भी कितनी हमसे दुगनी से ज्यादा उनकी फौजी ताकत है। और वहां पे मुझे इत्तेफाक से एज प्रेसिडेंट ऑफ द हाई कोर्ट बार भी और सेमिनार वगैरह में मुझे वहां जाके एड्रेस करने का और वहां पे तकरीर करने का भी और फिर मिलने का मुझे मौके मिले हैं। मैं गया हूँ वहां पर, ठीक, और मैंने बड़ी खुल के बातें भी की हैं वहां पर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पे चीफ आर्मी स्टाफ को कोई पहचानता भी नहीं है। वहां पे फौजी जर्नल को कोई बिल्कुल अहमियत नहीं देता। उनके केसेस वगैरह लोगों ने हाई कोर्ट में रिटे की होती है उनके खिलाफ। देखिए, इसलिए कि सबसे मुकद्दम और ताकतवर तो आइन है। जब आइन की ताकत को कम करेंगे ना, तो फिर आप रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से बदल देंगे। जब रूल ऑफ अथॉरिटी को में बदल दिया आपने, तो फिर ना आइन रहा बाकी, ना डेमोक्रेसी रह गई बाकी। मैं आपको उस बुनियादी बात की तरफ लेके जा रहा हूं कि हम इसी वजह से वो इज्जत जो है, तकरीम देखिए 65 की जंग हुई, लोगों से सुना, बातें की कि लोग रास्तों में खड़े होते थे, किस तरह उनको दुआएं देते थे, किस तरह उनकी खिदमतें करते थे अपने फौजियों। सर वो तो एक इज्जत और तकरीब का जज्बा आपके अंदर भी होगा, मेरे अंदर भी होगा, हर पाकिस्तानी के अंदर होगा, और वो नेचुरली है। पंजाब का कौन सा घराना, लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ, देखिए पंजाब का कोई घराना नहीं है कि जहाँ कोई फौजी नहीं है, हर कोई ना कोई फौज। लेकिन क्या हुआ, 9 मई का वाकया हुआ ना जी। अभी जिस दिन हिस्ट्री बनाएगी, आज नहीं, आज से 10 साल के बाद जब कोई और हुकूमतें आ जाएंगी, वो पूरा वाकया लिखा जाएगा, उस दिन पता लगेगा ये वाकया क्या था। अब क्या हुआ कि 9 मई के वाकये के बाद सैकड़ों अभी तक कारकुनान जो हैं वो जेलों में है, जिनका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ जी। अब बताइए, 2.25 साल से वो जेल में किस जुर्म की सजा काट रहे हैं, जिनका ट्रायल अब तक अमेरिका इंग्लैंड में वाकया हुआ था ना पीछे, वो दहशतगर्दी हुई थी, लूट मार हुई थी, वहां एक वाकयात हो गए थे। उन्होंने दिन रात अदालतें लगा के 1 हफ्ते में सुबह शाम समरी कोर्ट बैठा के फैसले करके सजाएं करके खत्म कर। अब 2 साल से जिनके घरानों के बच्चे जो हैं वो जेलों में हैं, वो बताएं वो नेक नामी से नाम लेंगे? आप फौजी ट्रायल उनका करना शुरू कर दें। जो दहशतगर्द आ रहे हैं यहाँ पे और कुछ पकड़े जाते हैं, कभी किसी का ट्रायल नहीं किया आपने, फौजी ट्रायल तो उनका नहीं हुआ कभी। अपने मुल्कों के लोगों, अपने मुल्क के लोगों का आप ट्रायल करेंगे तो लोगों को अंदर एक नफरत बढ़ेगी। हमें इन बातों को सोचना चाहिए, एक नेशनलिस्ट होके, बिल्कुल बाला ताक होके, अपने एफिलिएशन को छोड़ के और डिस्पैशनेट होके, सेल्फलेसली
तब हालात सुधरेंगे। हम बड़े खतरनाक सूरत हाल में पहुंचे हुए हैं हम लोग। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं अहमद उवैस साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। गुफ्तगू फरमा रहे थे महमूद मौलवी साहब, आप भी हमारे साथ थे शो में। मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम शो में आगे बढ़े हैं लेकिन टॉपिक यही है, डिस्कशन यही है कि किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। अब इन हालात से नबरदाज़मा कैसे होना है, किसको क्या रोल प्ले करना है और किस तरीके से सीरियस होकर पैशनेट होकर काम करने की ज़रूरत है, कहाँ पर मसाइल है और इन मसाइल को रेक्टिफाई कौन करेगा, इन मसाइल को हाईलाइट कौन करेगा, यही क़यादत करेगी। बाहर से लोग तो नहीं आएंगे, अपने ही लोग करेंगे। पाकिस्तान को सुधारना भी इन्होंने है, पाकिस्तान की हिफाजत भी इन्होंने करनी है, लेकिन जो चपकलिश है, जो मसाइल हैं, अगर उनको हवा देनी है, मसाइल को बढ़ावा देना है, तो फिर खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक कि पाकिस्तान का जो वजूद है वो ख़तरे में डालने वाली बात है। हमारे ज्वाइन किए ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं, पूरी सूरत हाल पर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। हम बात कर रहे हैं अभी स्पेसिफिकली टेररिस्ट अटैक के हवाले से जो अभी हुआ है जाफर एक्सप्रेस के हवाले से, और उसके अंदर हम कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ के हवाले से उसका तज्जिया करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करें कि मसाइल हैं कहाँ पर। अब जो ट्रेंड चला है सोशल मीडिया पर, उसकी क्या जगह बनती है, वो कौन से मसाइल हैं, वो कौन से लोग हैं, आया वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी नेशनल है और समझते हैं कि वो दिल से पाकिस्तानी है, और क्या जो आर्मी या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं, क्या ये उनके लिए नहीं कर रही, उनकी एग्जिस्टेंस की हिफाजत के लिए नहीं कर रही? जी आई थिंक ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बेसिकली देखा जाए तो एक ट्रायंगल है जिसका एक तरफ भारत में, एक अफगानिस्तान में और एक फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इंटरनली पाकिस्तान में फिर इनको अगर मॉरल सपोर्ट देखी जाए तो वो अगर कोई पोलिटिकल पार्टी करती है तो बड़ी शर्मनाक चीज है, बिकॉज अल्टीमेटली फिर आप दुश्मन के एजेंडा पे ही काम कर रहे हैं। वो आपने जिस तरह कहा कि जो फोर्सेज हैं वो कश्मीर से लेके नीचे कराची तक, और वेस्ट में अगर आप देखें तो चित्राल से लेके तो ईरान के बॉर्डर तक डिप्लॉयड हैं, और दोनों बॉर्डर जो है हॉट है, इंडिया के साथ भी और वेस्टर्न बॉर्डर भी। तो और इंटरनली भी आई थिंक बहुत ज्यादा मतलब बेसिकली फोर्सेज जो है अपना मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर जो है। तो वो आपके लिए और हमारे लिए है। यहाँ बड़ा आसान है कि आप बैठ के सोशल मीडिया पे ड्राइंग रूम में बैठ जाए ओवर कप ऑफ टी या आइसक्रीम खा के, और आप जो इस तरह के कॉमेंट करें या बाहर से। तो मेरे ख्याल में बेसिकली बुक्स है और इसमें एक पोलिटिकल एजेंडा है, पॉइंट स्कोरिंग है। पहले ने बांग्लादेश का और गद्दार कौन वाला एक ट्रेंड चलाया था, बंगालियों ने वो सारा ट्रेंड जो उठा के खलीज बंगाल में फेंक दिया, और आज बंगाली चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ दोबारा अच्छी दोस्ती हो। तो ये आई थिंक यहाँ पे बलूचिस्तान में भी एक आप कह लेंगे 2-2.5 का टोटल मिलिटेंट ग्रुप है, जिसको परसेप्शन बना दीजिए कि शायद पूरे बलूचिस्तान में इस तरह का माहौल है। ऐसी चीज नहीं है, लेकिन इस चीज को हवा देना डेफिनेटली पाकिस्तान के इंटरेस्ट के भी खिलाफ है, बलूचिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है। और अगर टेरर जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की है, मासूम लोगों को निशाना बनाया, हाईजैक किया, उसके बाद लोगों को महबूस करके रखा, तो ये किसी तौर पे ना तो ये ब्लोई ट्रेडिशन है, ना ये आई वुड से इंसानी ट्रेडिशन है, ना ये इस्लामिक है। तो बेसिकली तो ये दरिंदे, अगर कोई इनको सपोर्ट करता है और उसके बाद इसके अंदर बाल की खाल निकालता है तो बड़े अफसोसनाक चीज है। बिल्कुल ठीक सर। बताया गया था ये पहले भी कि आगाज में ज़ाहिर है इनिशियली फेस पर, सरफेस पर और सामने फ्रंट पर BLA है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स जो कार फरमा हैं, जिनकी इनको मदद भी हासिल है। ये मिलिटेंट ग्रुप्स अफगानिस्तान से मदद दे रहे हैं, इंडिया से मदद दे रहे हैं, और इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे अभी छुपी हुई हैं और उनके खिलाफ हमें काम करना है? आई थिंक पाकिस्तान की पॉलिसी पिछले 3 साल से तो बड़ी क्लियर है। पहले किसी हद तक आप कह सकते थे जी कि जो तालिबान की रिट ऑफ द स्टेट नहीं है, वो खुद भी डिनाई करते थे। मैं तो उनको एक ही समझता हूँ, देखें अगर आपका पाकिस्तान का बड़ा भाई कहते हैं और हर महीने जो है या हर 15 दिन बाद आप इसको अटैक करते हैं, उसके बाद उसमें बाकायदा लॉजिस्टिक सपोर्ट दी जाती है, तो ये जो ट्रायंगल मैंने बात की है, अफगानिस्तान, भारत और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आई थिंक एक एंटिटी के तौर पे ही आप देखें, इसको मेरे ख्याल में अलग-अलग करने की जरूरत नहीं है। तो तालिबान आर रिस्पॉन्सिबल पर 2 चॉइसेस हैं, और मैं एक प्रेडिक्शन भी दे देता हूँ कि एक तो इंशाल्लाह ताला BLA का और TTP का कला कमा किया जाएगा टू द लास्ट मैन इंशाल्लाह, और 2025 में आप देखेंगे कि ये कार्रवाई अपने आप कह लें अख्तामी मराहल में एंटर हो जाएगी। दूसरा, तालिबान की अपनी रजीम जो है ये कोलैप्स करना शुरू करेगी अगर उन्होंने बिहेव नहीं किया, और इसकी वजह सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इसकी वजह इंटरनल हालात है, बहुत बुरी हालत है। इंटरनल फैक्शनिज्म है, इसमें
हक्कानी जो है, आपने देखा कोड़ा खटक में टारगेट किया गया हक्कानी मदरसे में, मैसेज था कलहारी ग्रुप की तरफ से। उससे पहले सिराजुद्दीन हक्कानी के चचा जो है बदरुद्दीन हक्कानी को मारा गया काबुल में। तो एक बहुत बड़ी लड़ाई इंटरनल हो रही है, जाहिर वो नहीं होने देते बिकॉज उसमें भारत की भी ख्वाहिश है कि ये जो है फैक्शन यूनाइटेड है। फिर जो है इसका जो शुमाली इत्तेहाद था जो अभी अफगान नेशनल रेजिस्टेंस के नाम से सामने आया है, वो बड़ा एक्टिव है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में, और वहां पे बड़ी गेंस कर रहे हैं। दूसरा, इकोनॉमिकली बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, तकरीबन 75 to 80% लोगों को फूड शॉर्टेज है का शिकार है आप कह लें, और खवातीन बंद है। 2 करोड़ तो 21st सेंचुरी में आप इस तरह नहीं चला सकते रियासत को। ठीक है 2-3 साल अमेरिकन डॉलर आते रहे, बाइडन साहब ने बड़ी ज्यादती की या उनकी स्टैब्लिशमेंट ने कि तकरीबन 17 से 21 अरब डॉलर उसी पे अफगानिस्तान चलता रहा। 7 अरब डॉलर का असला वो छोड़ गए, डिलिबरेटली छोड़ गए ताकि खित्ते में जो है इंस्टेबिलिटी रहे। लेकिन आई थिंक ट्रम्प के आने से चीजें रिवर्स हो रही हैं और ये भी एक बहुत बड़ा धचका है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त पूरी रीजन जो है ईरान, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया यूनाइटेड है कि यहाँ से टेररिज्म का खात्मा किया जाए। उसमें अभी रशिया और अमेरिका की अगर लेट्स से अच्छी बनती है ट्रम्प और पुतिन में, तो आप देखेंगे अफगानिस्तान के ऊपर भी पॉलिसी में एक कन्वर्जेंस नजर आएगी। सो दैट्स व्हाई आई फील कि या तो तालिबान जो है बिहेव करें, ये नहीं हो सकता कि आप सपोर्ट भी करें और मुनाफकत करें, और फिर डेफिनेटली ख्वारिज अगर आगे लड़े तो आपको भी ख्वारिज ही कहेंगे लोग, बिल्कुल, या फिर ये कि दे शुड बी रेडी से आगे चल नहीं सकता। लास्टली ब्रिगेडियर साहब ये आपसे जानना चाहते हैं कि अब पाकिस्तान किस तरह से अपनी पॉलिसी को मजीद रिविजिट कर रहा है। लेट्स से हम ये कह लेते हैं कि अब क्या अफगानिस्तान हुकूमत के साथ बात करनी है पाकिस्तान ने अपनी कोई पॉलिसी मेकिंग करके, या फिर एक प्लानिंग मौजूद है कि हमने किस तरह से अफगान तालिबान के साथ लड़ना है खत्म करने के लिए उनको? ये देखिए, अगर एक बेस है जहां से लगातार आप पे अटैक हो रहे हैं तो वन शुड बी वेरी क्लियर कि जिस तरह भारत के साथ हमारी हॉस्टिलिटी रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने खुदा ना खास्ता कोई टेररिज्म कराया और भारत की अपनी फॉल्ट लाइन, लेकिन अफगानिस्तान से एक बड़ी एक्टिव आप कहने टेररिज्म की सपोर्ट है, लॉजिस्टिक सपोर्ट है और इसके प्रूफ्स हैं। तो 3-4 आई वुड से डिफरेंट डोमेन्स कह लें या लेवल्स पे आपने एंगेज करना है। नंबर 1 तो मिलिट्री ऑपरेशन है जो अंदर भी चल रहे हैं, इसमें इनका कला कमा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो BLA हो। अभी भी जो अटैक हुआ है आप देख लें, उसके ताने बाने फिर अफगानिस्तान से मिले, TTP वहां से ऑपरेट, इसका मतलब है कि बेसिकली ओवरऑल एक सेंटर तो बन गया टेररिज्म का। दूसरा, अगर जरूरत पड़ेगी तो आप अक्रॉस द बॉर्डर जाके जिस तरह स्ट्राइक किया गया है आप उनके ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। फिर डिप्लोमेटिक है जो बायलैटरल है, जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान डायरेक्ट एंगेज करते हैं। आपके इस तरह अफगानिस्तान पे स्पेशल एनवॉय भी हैं और उसके अलावा डिप्लोमेटिक कोर काम कर रही है, लेकिन आई थिंक वो डिप्लोमेटिकली नहीं कन्विंस हो रहे, या आप कह लें कि डिनाइल की मोड में है, तो फिर आप रीजनल फ्रेमवर्क में चले जाते हैं जिस तरह ईरान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया और रशिया और चाइना है जो सब इंटरेस्टेड है कि खत्म हो। सिस्सा जो है, ईरान भी एक बॉर्डर वॉल बना रहा है तकरीबन बिलियंस ऑफ डॉलर की अफगान बॉर्डर पर, उन्होंने भी 12 लाख अफगानों को रिपेट्रिएट किया है। तो ये हो गया डिप्लोमेटिक। उसके बाद इंटरनेशनली आपने UN सिक्योरिटी काउंसिल है या इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वेस्ट है, अमेरिका है, उनको भी डेफिनेटली खदशात हैं IS की राइज के। तो ऑल टोल्ड ये तो होगी। फिर इकोनॉमिक एफर्ट भी की जा सकती है। अनफॉर्चुनेटली अफगान अवाम को आप अबंडन नहीं कर सकते क्योंकि 4 करोड़ अवाम का कसूर नहीं है, बेसिकली तालिबान रजीम है जो जिम्मेदार है। तो उसमें बाइफरकेट करते हुए आपके पास ऐसे इकोनॉमिक टूल्स हैं कि आप डेफिनेटली इनको स्क्वीज कर सकते हैं गवर्नमेंट को। लेकिन ब्रिगेडियर साहब वक्त आ गया है कि अब सारे महाजों को खोला जाए, एक्टिवेट किया जाए और इनका कला कमा किया जाए। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का, आप गुफ्तगू कर रहे थे इस अहम मौजू पे हमारे साथ। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको शो पसंद आया होगा। जो गुफ्तगू हुई है उससे सीखने की ज़रूरत भी है, तमाम लोगों के लिए लर्निंग है, मेरे लिए, उन सोशल मीडिया वॉरियर्स के लिए जो अपने मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन शायद उनको इल्म नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।